उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति जोशी आज आपसे टेक्सटाइल फाइबर्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत करूंगी। जैसा कि हम जानते हैं, सभ्यता के आरंभ से लेकर आज तक रोटी, कपड़ा, मकान मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं रही हैं। मानव ने सर्वप्रथम अपने पेट को भरने का प्रयास किया है, जिसके लिए अनेक उपाय खोजे। फिर उसने जंगली जानवरों, पशुओं से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए आवास की व्यवस्था की। इसके बाद स्वयं को मौसम के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए शरीर को ढकने की आवश्यकता महसूस की। प्रारंभ में उसने यह जरूरत घास व पत्तों से पूरी की। फिर उसने रेशों की खोज की, कपड़ा बुनना सीखा और विभिन्न मौसमों में पहनने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया। आज केवल शरीर को ढकने के लिए नहीं, वरन विशिष्ट अवसरों, सामाजिक एवं धार्मिक आवश्यकताओं तथा आर्थिक दृष्टि से भी विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान समय में अन्य उद्योगों के साथ साथ टेक्सटाइल उद्योग ने भी अपना संसार में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। विभिन्न देश अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इस उद्योग की उन्नति पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। जब हम बात करते हैं टेक्सटाइल, टेक्सटाइल शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बुनना हुआ वस्त्र, जो तंतु और सूत्र द्वारा तैयार किया जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि टेक्सटाइल फाइबर, और जिसे हम तंतु भी कहते हैं, ये क्या होता है। बाल के समान इकाई के परिणाम वाले उस पदार्थ को तंतु कहते हैं, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कम 100 गुना अधिक होती है। तंतु के कुछ भौतिक गुण उसकी बाह्य छवि से संबंधित होते हैं। अधिकांश तंतु लंबाई में इतने छोटे होते हैं जिनको केवल आंखों से ही देख सकना असंभव होता है। उनकी भौतिक संरचनाओं को केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, जैसे कि तंतु की लंबाई, परिधि, पृष्ठीय रूपरेखा और रंग इत्यादि। अब हम बात करते हैं टेक्सटाइल फाइबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में कि इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कलर और लस्टर। जो तंतुओं का रंग है और चमक है, वो उसकी विशेषता है और वो उसमें कैसे प्रभाव डालता है कपड़े के अपीयरेंस में। तंतु दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मानव निर्मित और प्राकृतिक तंतु। प्राकृतिक तंतुओं की रंगों में विभिन्नता पाई जाती है, जैसे कि सूत जिसका रंग पीला या हल्का पीला है, ऊन जिसका रंग सफेद, भूरा, सुनहरा या काला होता है। मानवकृत तंतु का रंग आवश्यकता अनुसार बनाया जा सकता है। तंतु के प्राकृतिक रंग के कारण यदि रंगाई और छपाई के समय यदि कुछ परेशानी आती है, तो उसे रंगाई छपाई से पूर्व धुलाई व विरंजन के द्वारा दूर किया जा सकता है। तंतु से जो भी रोशनी प्रतिबिंबित होती है, उससे उसकी चमक की मात्रा का पता चलता है। मानव निर्मित तंतु में तेज चमक होती है, जो कुछ उत्पादों के लिए अनावश्यक सिद्ध होती है। इस अनावश्यक चमक को दूर करने के लिए तंतु बनाते समय उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड का एक मिश्रण डाला जाता है, जिसके द्वारा इस रसायन के सूक्ष्म कण प्रतिबिंबित प्रकाश को तोड़ देते हैं, जिससे तंतु की चमक कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं साइज एंड लस्टर, जो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे टेक्सटाइल फाइबर की। किसी तंतु का आकार उसके अनुप्रस्थ काट और अनुदैर्ध्य काट के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसके साथ ही तंतु का 3 आयामी आकार भी उसके अनुप्रस्थ काट से पता चलता है। यह आकार एक तंतु से दूसरे तंतु का अलग अलग होता है, जैसे गोल या अंडाकार, आरे के आकार का, डॉग बोन शेप और ट्रायंगल शेप या फ्लैट शेप तंतु का हो सकता है। मानव निर्मित तंतुओं का अनुप्रस्थ काट में आकर तंतु की पूरी लंबाई में समान होता है। प्राकृतिक तंतुओं में इस आकार में कुछ असमानता होती है, यद्यपि यह काफी कम होती है। तंतु के अनुप्रस्थ काट के आकार की असमानता के कारण इसका तंतु की विशेषताओं पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे बाह्य स्वरूप, फील या पृष्ठीय संरचना, इसका ढांचा, चमक तथा स्थान ढकने की क्षमता आदि। यह सब विशेषताएं तंतु के अनुप्रस्थ काट के आकार से प्रभावित होती हैं। वस्तुओं को बहुधा किसी वस्तु और मानव शरीर को ढकने के काम में लाया जाता है। कोई वस्तु जितने भी स्थान को ढकता है, वह उस विशेष वस्तु की ढकने की क्षमता या कवरिंग पावर कहलाती है। जब हम बात करते हैं टेक्सटाइल फाइबर की लेंथ की, तो तंतु हमेशा लंबे व संकीर्ण होते हैं। तंतु की लंबाई के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। ऐसे तंतु जिनकी लंबाई कम होती है, उन्हें स्टेपल फाइबर्स कहते हैं। स्टेपल फाइबर्स को सेंटीमीटर अथवा इंच में नापा जा सकता है। फिलामेंट तंतु जो गज या मीटर में नापा जाता है, इन्हें फिलामेंट तंतु कहते हैं। अधिकांश प्राकृतिक तंतु स्टेपल होते हैं, जबकि कृत्रिम तंतु फिलामेंट और स्टेपल दोनों हो सकते हैं।
प्राकृतिक तंतु में केवल सिल्क ही है जो कि फिलामेंट फॉर्म में होता है। फाइबर डायमीटर की बात करें तो फाइबर डायमीटर किसी भी तंतु के व्यास का अर्थ बताता है कि उसके अनुप्रस्थ काट की परिधि कितनी है। प्राकृतिक तंतुओं में अधिकांशतः एक भाग से दूसरे भाग का व्यास भिन्न भिन्न होता है क्योंकि तंतु के आकार में असमानता होती है। मानवकृत तंतु का व्यास पूरी लंबाई में एक समान होता है। तंतु जितना पतला होता है उसकी कोटि उतनी ही अच्छी होती है। ऐसे तंतु अधिक मुलायम लचीले होते हैं तथा इसकी लटकन क्षमता भी अधिक होती है। अब हम बात करते हैं टेक्सटाइल फाइबर की स्ट्रेंथ एंड टेनासिटी की। यह निष्पादन संबंधित गुण है। टेक्सटाइल फाइबर्स की मजबूती को दृढ़ता भी कहते हैं। अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल के अनुसार तंतुओं की दृढ़ता को भी ज्ञात किया जा सकता है। तंतु को तोड़ने व उसको फाड़ने के लिए अपेक्षित बल डेनियर प्रति ग्राम या ग्राम प्रति टेक्स के द्वारा नापा जाता है। सूत्र की ऐंठन, बनाई का घनापन, बुनाई का प्रकार, सूत्र का प्रकार, उसकी शक्ति इत्यादि तत्व किसी बुने हुए वस्तु की मजबूती को इंगित करते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की कि फाइबर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल के समान आयतन के घनत्व की तुलना में तंतु में एक निश्चित आयतन के घनत्व को विशिष्ट घनत्व कहते हैं। जल का विशिष्ट घनत्व 1 होता है। यदि किसी तंतु का विशिष्ट घनत्व 1 से अधिक होता है तो वह जल में भारी होता है तथा 1 से कम होता है तो वो हल्का होता है। अधिकांशतः टेक्सटाइल फाइबर्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से 2 के बीच या थोड़ा अधिक हो सकती है, और अगर वो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी फाइबर की 1 से अधिक है तो वो फाइबर भारी होगा, तो वो पानी में जैसे ही उसको डालेंगे तो वो पानी में नीचे डूब जाएगा। अगर वो 1 से कम है तो उसका मतलब वो लाइट फाइबर है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, तो लाइट फाइबर होने के कारण वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर्टी की, इसको लचीलापन कहते हैं। लचीलापन अर्थात वस्त्र या तंतु की मुड़ने या झुकने की क्षमता को कपड़े का लचीलापन कहते हैं। यह टेक्सटाइल तंतुओं का अति आवश्यक गुण है। जो तंतु कड़े व कम मुड़ने वाले होते हैं वे कम उपयोगी होते हैं और कटाई में परेशानी करते हैं। उनसे बने वस्त्र ठीक से लटकते नहीं है और पहनने में भी आरामदायक नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं इलांगेशन एंड इलास्टिक रिकवरी, जिसको दीर्घीकरण और प्रत्यास्थता प्रतिलाभ कहते हैं। दीर्घीकरण का अर्थ है किसी तंतु को खींचना अर्थात बिना आकार बदले तंतु को खींच सकना। दीर्घीकरण टूटन की नाप का अर्थ है किसी तंतु का उस अधिकतम सीमा तक खींच जाना जिससे और अधिक खींचने पर वह टूट जाता है। प्रत्यावस्था प्रतिलाभ का अर्थ है खिंचाव के पश्चात तंतु का अधिक या अपनी वास्तविक लंबाई को पुनः प्राप्त कर लेना। इसे भी नापा जा सकता है। प्रत्येक तंतु तथा वस्त्र को एक विशेष डिग्री तक एक निश्चित समय के लिए खींचा जा सकता है। तत्पश्चात तनाव को हटा दिया जाता है तथा एक तंतु से निश्चित समय के लिए अपना आकार पुनः प्राप्त करने को टाइम दिया जाता है। इसके पश्चात तंतु की लंबाई का पुनः नापा जाता है। इसी से रिकवरी की गणना की जाती है। अब हम बात करते हैं फाइबर रेजिलियंसी की। तंतुओं की वह क्षमता जिसमें वह आकार बिगड़ने व तह करने के बाद भी पुनः अपनी वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है। ऐसे तंतु को चुन्नट अथवा सिकुड़न पड़ने के बाद आसानी से समतल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं एब्रेजन रेसिस्टेंस, अपघर्षण प्रतिरोधकता। अपघर्षण का अर्थ है तंतु का तंतु से रगड़ना या दूसरी वस्तु से रगड़ने से तंतु की मजबूती कम होती है जिससे वह टूट जाते हैं और छोटे छोटे किरच में विभक्त हो जाते हैं, जिसके कारण वस्त्र जगह जगह से फट जाते हैं। इसके साथ साथ वस्त्रों में रोए उठने लगते हैं तथा तंतुओं के सिरे रगड़ने के कारण टूट जाते हैं या वस्त्र की सतह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। मजबूत वस्त्रों के लिए रोए की समस्या अधिक गंभीर होती है। कमजोर तंतुओं में रोए वस्त्र की सतह पर टकराकर टूट जाते हैं जिससे कि वस्त्र की सतह साफ व चिकनी बनी रहती है। अब हम बात करते हैं फाइबर एब्जॉर्बेंसी की। किसी तंतु के जल को अपने में सोखने की क्षमता अवशोषण क्षमता कहलाती है जो कि उस तंतु के अनेक उपयोगों को भी प्रभावित करती है। किसी भी शुष्क तंतु की नमी सोखने की क्षमता को पुनः नमी प्राप्त करना कहते हैं। जो तंतु अपने में कुछ नमी सोख लेते हैं वह अधिक आरामदायक होते हैं, जैसे कि कॉटन फाइबर। इसी कारण कॉटन को समर में हम पहनने में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि इसकी एब्जॉर्बेंसी अच्छी है। तो अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि कुछ तंतु सूक्ष्म जीवों तथा अति सूक्ष्म जंतुओं के विकास में सहायक होते हैं। जीव जंतु वस्त्र तंतु को खराब कर सकते हैं। दूसरी ओर कुछ तंतु इन सूक्ष्म जीवों को अपने में विकसित होने देते हैं किंतु तंतु स्वयं इनसे प्रभावित नहीं होते हैं। तीसरे प्रकार के तंतु वे हैं जो कि सूक्ष्म जीवों के बिल्कुल विकसित नहीं होने देते हैं।
सूक्ष्म जीव वस्तु की भौतिक संरचना को खराब कर देते हैं, अतः वस्तु को अपनी स्थिति में लंबे समय तक रखने के लिए उनकी उचित देखभाल तथा भंडारण की आवश्यकता होती है। और जो फाइबर प्रॉपर्टीज हैं, वो ही हमारे इंटेंडेड प्रोडक्ट और फैब्रिक जो उससे बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी को निर्धारित करते हैं। साथ ही साथ जो टेक्निक हम कपड़े को बनाने की यूज कर रहे हैं वो भी हमारे फैब्रिक प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करती है। फाइबर प्रॉपर्टी तो इफेक्ट करती है, साथ में जो हमने यान बनाया है, मतलब कि तंतु से, फाइबर से हम जो हमने थ्रेड बनाया है स्पिनिंग के थ्रू, फिर स्पिनिंग के बाद जो अपने फैब्रिक बनाया है, किस टेक्निक से बनाया है, ये भी हमारे फैब्रिक की प्रॉपर्टीज को प्रभावित करती हैं। धन्यवाद।